हम लोग क्लास है, लेक्चर है विस्थापन अपक्रिया सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में तीसरा सब्स्टिट्यूशन है मुक्त मूलक विस्थापन अपक्रिया। यानी विस्थापन अपक्रिया होगा मुक्त मूलक के द्वारा और बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ठीक है विद्यार्थी, इधर ध्यान दीजिए, इधर मत दीजिए। तो मुक्त मूलक विस्थापन अपक्रिया यानी विस्थापन अपक्रिया होगा मुक्त मूलक के द्वारा। तो देखिए मैं आज आपको ऐसा कर दे रहा हूँ, ये क्लास अगर आज से पहले कोई ऑर्गेनिक नहीं भी पढ़ा होगा उसको भी समझ में आएगा। तो सबसे पहले मुक्त मूलक क्या है, तो जिसके पास विषम इलेक्ट्रॉन हो, जैसे उसके पास कोई चार्ज नहीं होता है। जैसे कार्बन है तो कार्बन का तो अपना 4 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन 3 ही इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्मेशन में भाग लिया है, 1 इलेक्ट्रॉन फ्री है। तो ये विषम इलेक्ट्रॉन वाला जो भी समूह होता है उसको कहते हैं मुक्त मूलक। तो अगर कोई आपसे पूछे कि मुक्त मूलक पर कौन सा आवेश होता है, तो कोई आवेश नहीं होता। तो अब कार्बन के पास विषम इलेक्ट्रॉन है तो इसको कहते हैं कार्बन मुक्त मूलक, कार्बन फ्री रेडिकल। ठीक है, कार्बन मुक्त मूलक। लेकिन अगर मान लीजिए कि जिसके पास भी, जैसे हाइड्रोजन है, अगर हाइड्रोजन के पास विषम इलेक्ट्रॉन है तो यह हो गया हाइड्रोजन फ्री रेडिकल, हाइड्रोजन फ्री रेडिकल, हाइड्रोजन फ्री रेडिकल। अगर मान लीजिए क्लोरीन के पास है, जैसे क्लोरीन के पास ये 1 इलेक्ट्रॉन है ना, 3 इलेक्ट्रॉन तो पेयर है, और एक जो है 1 इलेक्ट्रॉन जो है उसको हम लोग कहते हैं विषम इलेक्ट्रॉन, ऑड इलेक्ट्रॉन। तो ये क्लोरीन मुक्त मूलक हो जाएगा। तो ये हो जाएगा क्लोरीन फ्री रेडिकल। जहां भी इस तरह से केस होगा वह हमारा होगा फ्री रेडिकल। देखिए, और हम आप लोगों को बताए हुए हैं कि जो मुक्त मूलक का जो निर्माण होता है समबंधन विखंडन के द्वारा। मतलब ऑर्गेनिक में जब भी फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होगा तो वहाँ 2 परमाणु के बीच में समबंधन विखंडन होगा। ठीक, तो कहता है क्या चीज़ कि मुक्त मूलक माने फ्री रेडिकल, मुक्त मूलक का निर्माण ठीक है, क्या कहते हैं, समबंधन विखंडन के द्वारा होता है। अच्छा, हम कब समझेंगे कि समबंधन विखंडन होगा, द्वारा होता है। ठीक है, समबंधन विखंडन के द्वारा होता है। तो हम बताए थे आप लोगों को कि जो समबंधन विखंडन होगा, जो फ्री रेडिकल का निर्माण होगा। देखिए, ये एक एक चीज़ आपको कैसे समझना चाहिए। विद्यार्थी को यह लगता है कि हर चीज़ उसको इजी में मिल जाए। इजी ही है, खाना आपके सामने लाकर रख दिया जाए, उसको मुंह में डालना तो पड़ेगा ना जी, आपको ही को डालना पड़ेगा, चबाना तो पड़ेगा ना जी। खाना अगर सामने आ जाए, कितना हो टेस्ट, उठाकर उसको मुंह में डालना होगा, और मुंह में डालकर क्या करना होगा, चबाना होगा, निगलना होगा, पचाना होगा, तब ना आप स्वस्थ रहिएगा। और खाना ही आ जाए आप नहीं खाइए। इसको यही कहते हैं कि जैसे समबंधन विखंडन होता है। ठीक है, कब होता है, तो हम बताए थे कि भाई सनलाइट के प्रेजेंस में होगा। सनलाइट, अगर सनलाइट नहीं लिखा हुआ HNu लिखेगा। दूसरा हम कहते हैं कि अल्ट्रा वायलेट रेज, पारा बैगनी किरणें, हो सकता है कि हम हिंदी में लिख दे पारा बैगनी किरणें, या इसको लिख देगा UV रेज। जब रिएक्शन के समय में ये सब नजर आए तो आपको समझना है। फिर ऑर्गेनिक परऑक्साइड, क्या लिख दे, परऑक्साइड। चौथा हमारा क्या है, हीट है। ठीक है, हीट है। पांचवा एक ये भी होता है, पांचवा में एक और भी एक बात हम जोड़ सकते हैं कि एक अगर फ्री रेडिकल बना है, एक हमारे पास फ्री रेडिकल है, तो वह 2 परमाणु के बीच समबंधन विखंडन कराएगा। तो हम यहाँ पर लिख भी सकते हैं कि फ्री रेडिकल के द्वारा, माने समबंधन विखंडन फ्री रेडिकल के द्वारा भी होगा। तो पहले देखिए, विस्थापन अलग बात है। अगर मान लीजिए कि आपको पॉइंट ही समझ में नहीं आए तो कैसे सीखिएगा। अक्सर लोगों का क्या प्रॉब्लम है
कि जिस समय मेन बात बताई जाती है उस समय वो ध्यान देकर नहीं सुनते। ये हम सोचे हैं कि आज आपको हर बात समझ में आए। तो ये हमारा मुक्त मूलक विषम इलेक्ट्रॉन है। इसका निर्माण होता है समबंधन विखंडन से। कब समझेंगे कि समबंधन विखंडन है? उस पर सनलाइट लिखा रहे या अल्ट्रा वायलेट रेज लिखा रहे या पर ऑक्साइड लिखा रहे, हीट या फ्री रेडिकल लिखा रहे, तब हम समझेंगे कि वहाँ समबंधन विखंडन है। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए। अब देखो यहाँ पर हम लोग तो ये जान गए कि हाँ भाई इतने की उपस्थिति में समबंधन विखंडन होगा, फिर रेडिकल का निर्माण होगा। लेकिन इसमें एक बात ये जानना है आपको, जो हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं, कि रिएक्शन के दौरान जो स्पीसीज बनता है उसको कहते हैं अभिक्रिया मध्यवर्ती, और अभिक्रिया मध्यवर्ती में कार्बन मुक्त मूलक भी बनता है। तो अगर देखो एक तो चीज़ तुमको हम इसलिए बता दे रहे हैं कि ताकि तुम्हारा एक ऑब्जेक्टिव भी बन जाएगा कि कार्बन मुक्त मूलक के पास एक और इलेक्ट्रॉन होता है, ऐसे यहाँ एक इलेक्ट्रॉन होता है और इसका हाइब्रिडाइजेशन होता है sp2। ठीक है, अब sp2, अब इसके पास इलेक्ट्रॉन कितना है? तो 2 और 2 4, 2 6 और 1 7, यानी 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है। मतलब एक समझो ना यार कि ऑक्टेट कंप्लीट होने से मात्र एक कम है। एक कम होने के कारण क्या है कि वेरी रिएक्टिव है, वेरी रिएक्टिव, सॉरी अधिक सक्रिय है। क्या है? अधिक सक्रिय है। ठीक है, अधिक सक्रिय है। ठीक है, अब इसका भी स्टेबिलिटी हमको बताना है। तो आपको मालूम है कि फ्री रेडिकल के पास हम 2-3 चीज देख सकते हैं: आई इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट, रिजोनेंस, हाइपर कॉन्जुगेशन। 3 इफेक्ट देखिए। अब ये सारा बात आपको आना चाहिए। तो मान लीजिए कार्बन है, यहाँ पर CH3, ये ऑब्जेक्टिव भी आपका हो सकता है। तो अब यहाँ पर ये विषम इलेक्ट्रॉन है। अगर मान लो यह है, यह एक, यहाँ ये विषम इलेक्ट्रॉन है, एक यह है, एक यह विषम इलेक्ट्रॉन है और एक यह है, एक यह विषम इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ जो विषम इलेक्ट्रॉन है जिस कार्बन पर, वह 3 कार्बन से अटैच है। तो इसको कहते हैं 3 डिग्री कार्बन फ्री रेडिकल। जो कार्बन इसलिए कह रहे हैं कि कार्बन पर है, कार्बन फ्री रेडिकल, कार्बन फ्री रेडिकल। ठीक है, कार्बन फ्री रेडिकल। अब यहाँ पर 2 डिग्री कार्बन है, तो यह 2 डिग्री कार्बन फ्री रेडिकल, 2 डिग्री कार्बन फ्री रेडिकल। ठीक है, अब देखो यहाँ पर यह है 1 डिग्री, तो ये हमारा है 1 डिग्री कार्बन फ्री रेडिकल, कार्बन फ्री रेडिकल। और यह है मिथाइल फ्री रेडिकल, यह है मिथाइल पर है, तो मिथाइल फ्री रेडिकल। अब देख लो कि कोई भी चीज़ समझना है यार, कोई भी चीज़ समझना है, कुछ भी है नहीं, लोगों को बड़ा लगता है कि मैथ मेरा बहुत अच्छा है, मैथ, तो स्वाभाविक बात है कि आप उसी को ध्यान देते हैं। अगर आप केमिस्ट्री को ध्यान देंगे तो केमिस्ट्री भी आपको उतना प्यारा लगेगा, फिजिक्स को ध्यान देंगे तो फिजिक्स भी उतना प्यारा लगेगा। लेकिन मैं जैसे समझता हूं कि मेरा फिजिक्स केमिस्ट्री जो है सबसे आसान है। अब यहाँ पर जब इसका स्टेबिलिटी देखना है तो 3 स्टेबिलिटी है। एक तो हमारा आई इफेक्ट है, एक हमारा जो है रिजोनेंस इफेक्ट है, एक हमारा जो है हाइपर कंजुगेशन है। अब ये 3 इफेक्ट है। अच्छा, इस कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो जो भी कमी इसका पूरा करेगा उसका स्टेबिलिटी क्या होगा? बढ़ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर प्लस आई प्लस आई प्लस आई, अल्काइल प्लस आई है, 3 प्लस आई है, और यहाँ पर 2 प्लस आई है, यहाँ पर 1 प्लस आई, यहाँ 1 भी नहीं है। जो H जो है ना डोनेटिंग ग्रुप है ना विड्रॉइंग ग्रुप है। तो अगर हम देखें तो 3 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी आई इफेक्ट के हिसाब से। उससे कम होगा 2 डिग्री का, उससे कम होगा 1 डिग्री का, उस सबसे कम होगा मिथाइल का। दूसरा अगर हाइपर कंजुगेशन देखें तो यहाँ ऑड इलेक्ट्रॉन है, ए अल्फा कार्बन, ए अल्फा कार्बन, ए अल्फा कार्बन, तो 3 3 6 3 9 1 10 हाइपर कंजुगेशन है। यहाँ देखिए अल्फा और अल्फा, तो 3 3 6 1 7 हाइपर कंजुगेशन है। यहाँ पर 3 1 4, मतलब इसको 2 इफेक्ट सपोर्ट कर रहा है। 3 प्लस आई है और हाइपर कंजुगेशन ज़्यादा है,
तो स्टेबिलिटी इसका ज़्यादा है, नहीं, फिर हमारा 2 डिग्री, फिर हमारा 1 डिग्री, और सबसे कम होगा किसका, मिथाइल का। तो अब मान लीजिए कि हम बार बार जब बोलें आई इफेक्ट मतलब प्रेरक प्रभाव, यह इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, डिस्प्लेस करता है। तो दो तरह का काम होता है, या तो इलेक्ट्रॉन कोई डोनेट करता है या इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करता है। तो जो इलेक्ट्रॉन प्रदान करता है तो उसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन दाता समूह। जो इलेक्ट्रॉन आकर्षित करता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग या इलेक्ट्रॉन ग्राही समूह। तो अब जितना भी अल्काइल होता है वो प्लस आई होता है। तो इस हिसाब से हम देख लिए कि 3 डिग्री का स्टेबिलिटी ज़्यादा है 2 डिग्री से, 2 डिग्री से ज़्यादा है 1 डिग्री से, और 1 डिग्री ज़्यादा है मिथाइल से। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो नोट कर लीजिए। अब देखो, एक तो एक अल्काइल फ्री रेडिकल का होगा तो ऐसे होगा। अब एक और बात, अब जैसे मान लो ये हमारा बेंजीन है, ये हमारा बेंजीन, और यहां पर CH3 तो ये टॉल्यूइन हो गया, ये हमारा क्या हो गया, टॉल्यूइन। अब समझो कि अगर यहां पर समबंधन विखंडन कराना है तो अगर हम यहां विखंडन करा दे समबंधन को आधा तीर से दिखाते हैं, तो अब यह लेके चला जाए तो देखो यहां पर तो यह हो गया। अब यहां पर ये लोन पेयर सिंगल, लोन पेयर सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल कंजुगेशन में है, पूरा रिजोनेंस करेगा, नहीं करेगा। यानी अगर टॉल्यूइन में समबंधन विखंडन वाला है तो ये जला कार्बन को हम लोग कहते हैं बेंजाइलिक, क्या कहते हैं, जो बेंजीन से जुड़ा हुआ कार्बन है इसको कहते हैं बेंजाइलिक कार्बन। तो अब बताओ कि अगर हम कहें टॉल्यूइन है तो कहां पर मुक्त मूलक बनेगा, तो बेंजाइलिक कार्बन पर बनेगा। कहां पर बनेगा, बेंजाइलिक कार्बन पर, यहां बनेगा। ठीक है, अगर मान लो चला कि अगर हम ये कहें यह H है और यह H है और यह C है और यह H है और यह H है, इथाइल लगा हुआ है। तो अब तुम बताओ कि हम मुक्त मूलक का निर्माण अगर इस पर करते हैं, अगर यहाँ पर मुक्त मूलक बनेगा तो फिर ऑड इलेक्ट्रॉन सिग्मा सिग्मा, तो कंजुगेशन में नहीं है। तो अगर इस केस में अगर बनना होगा तो अभी कहाँ बनेगा, बेंजाइलिक के कार्बन पर बनेगा। कहाँ बनेगा, बेंजाइलिक कार्बन पर बनेगा, यानी यहाँ पर बनेगा। तो अगर मान लो कि इसको अगर हम तुमसे कहें कि भाई देखो यह चीज़ है, तो ये मुक्त मूलक हमारा, सॉरी यहाँ पर एक ठो निकलेगा, ये बनेगा ACH। आएगा नहीं समझ में? यानी मुक्त मूलक का निर्माण अगर करना है तो जब भी करना है तो किस पर करना है, बेंजाइलिक कार्बन पर। अब देखो जैसे ये C डबल बॉन्ड C है, ठीक है, और यहाँ पर C डबल बॉन्ड C है और यह है और ये है, यहाँ H है, और ये जो डबल बॉन्ड देखो, ये जो डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड के बगल वाला कार्बन जो यहाँ पर sp3 है, इस कार्बन को हम कहते हैं एलाइलिक। ध्यान देना, एलाइलिक कार्बन। किस कार्बन को कहेंगे बोलो, डबल बॉन्ड के जस्ट नेक्स्ट कार्बन जो होगा वह एलाइलिक। तो अगर हम यहां पर समबंधन विखंडन कराएंगे, तब समबंधन विखंडन जब कराएंगे वहां पर, ठीक है, तो अब देखो यहां पर तो करेगा। तो अब यहाँ पर एक ऑड इलेक्ट्रॉन, मान लो यहाँ पर हम इसको ऐसे दिखा दें, तो ऑड इलेक्ट्रॉन सिग्मा पाई, तो कंजुगेशन में है। तो जब भी सम मुक्त मूलक बनेगा तो कहाँ पर बनेगा, एलाइलिक कार्बन पर। कहाँ पर बनेगा, तो देखो हम जब इस तरह से कंपाउंड आएगा तो हम बोलेंगे देख भाई हाई एलाइलिक कार्बन है, मुक्त मूलक यहाँ बनेगा। उसके बाद हम कहेंगे बेंजीन का बेंजाइलिक कार्बन है, मुक्त मूलक वहाँ पर बनेगा। ठीक है, अब जैसे मान लो कि अगर हम तुमसे कहें एक बात कि यह है CH2 डबल बॉन्ड CH और यह हो गया CH2 CH3। अब मान लो ये कंपाउंड है तुम्हारे पास, अब हम कहेंगे कि मुक्त मूलक कहाँ पर बनेगा,
CH2 पर बनेगा कि CH3 पर बनेगा? क्योंकि यहाँ पर CH2 पर बनेगा, क्योंकि यहाँ पर विषम इलेक्ट्रॉन होगा, डबल बॉन्ड यहाँ बन जाएगा। अगर मान लो, अगर तुमको और दिखा देते हैं, अगर कोई कंपाउंड ऐसा लिखा हुआ मिल जाए ऐसे, तब सोचो कहाँ पर मुक्त मूलक बनेगा? तो एलाइलिक कार्बन, देखिए डबल, बेंजीन थोड़े है, बेंजीन नहीं है, तो डबल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड के बगल वाला कार्बन ये भी एलाइलिक, ये भी एलाइलिक, यानी मुक्त मूलक आपका या तो यहाँ बनेगा, नहीं तो यहाँ बनेगा। बात समझ में आया कि नहीं? यानी जब बेंजीन हो तो बेंजाइलिक कार्बन पर, और अगर अल्कीन हो तो एलाइलिक कार्बन पर होगा, यानी उसी पर मुक्त मूलक का निर्माण होगा। तो ये समझ में आया कि नहीं कि मुक्त मूलक का निर्माण यहाँ क्यों होगा, या मुक्त मूलक का निर्माण यहाँ क्यों होगा? क्योंकि यहाँ इसलिए होगा कि यहाँ कॉन्जुगेशन में तो रिजोनेंस शो करेगा, और रिजोनेंस के कारण वो क्या होगा? स्टेबल होगा। तो जब भी बेंजीन आपको दिखाई पड़े, विनाइल, देखिए रिंग पर तो नहीं बनेगा, जो इससे कार्बन अटैच है उसी पर बनेगा। तो एक बात ये भी आपको समझ में आ गई, क्योंकि यह मुक्त मूलक जो बनेगा रिजोनेंस के कारण क्या होगा? अस्थाई होगा। रिजोनेंस के कारण क्या होगा? अस्थाई। तो अगर मुक्त मूलक आप टॉल्यूइन में या अल्काइल बेंजीन में बनाते हैं तो जब भी बनाना होगा तो बेंजाइलिक कार्बन पर, अगर आपको अल्कीन में बनाना है तो जब भी बनाना होगा तो किस पे? एलाइलिक कार्बन पर। तो एलाइलिक कार्बन किसको कहते हैं कि डबल बॉन्डेड का नेक्स्ट कार्बन जो होगा वह क्या होगा? एलाइलिक। आ गया समझ में? इतना ऐसा क्यों हो रहा है ये भी समझ में आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर यह रिजोनेंस है इसलिए ऐसा हो रहा है। ठीक है, तो नोट कर लीजिए। तो अभी देखिए, अब केवल हम लोग अभी जो पढ़े हैं वो केवल पढ़े हैं फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन और फ्री रेडिकल का स्टेबिलिटी देखे हैं। ठीक है, बस ये बात याद रखना है कि जब बेंजीन अल्काइल बेंजीन जैसा ग्रुप हो तो आपका फ्री रेडिकल बनेगा बेंजाइलिक कार्बन। बेंजाइलिक कार्बन कहते हैं बेंजीन से सटा हुआ कार्बन, बेंजाइलिक। अल्कीन में डबल बॉन्डेड कार्बन सटा हुआ कार्बन एलाइलिक। ये रिजोनेंस है। अब लिखिएगा विद्यार्थी, ये तो हम लोग कुछ मुक्त मूलक के विषय में पढ़े, अब हमको पढ़ना है मुक्त मूलक विस्थापन अभिक्रिया। तो थोड़ा सा इसका परिभाषा लिख लीजिए आप। ये तो टेलर था, ये अब बेसिक बातें थी जो आपको बताया गया, ऑलरेडी पहले भी बताया जा चुका है, लेकिन हम सोचे कि क्यों नहीं एक बार और चर्चा कर दिया जाए। तो लिखिएगा, वह विस्थापन अभिक्रिया जो मुक्त मूलक के द्वारा होता है उसे क्या कहेंगे? मुक्त मूलक विस्थापन अभिक्रिया। मुक्त मूलक विस्थापन अभिक्रिया, एक बार मिला लीजिए। वह अभिक्रिया है, वह विस्थापन अभिक्रिया जो मुक्त मूलक के द्वारा होता है उसे मुक्त मूलक विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। लिखिएगा, यह 3 पदों में होता है। यह 3 पदों में होता है। पहला है इनिशिएशन स्टेप, इसको कहेंगे प्रारंभिक पद। प्रारंभिक पद लिखिएगा, इनिशिएशन स्टेप। इनिशिएशन स्टेप, प्रारंभिक पद। इनिशिएट माने शुरुआत करना। ठीक है, तो लिखिए डैश देखे, इस पद में विषम बंधन के द्वारा मुक्त मूलक का निर्माण होता है। इस पद में विषम बंधन के द्वारा मुक्त मूलक का निर्माण होता है। और दूसरा है प्रोपेगेशन स्टेप।
प्रोपेगेशन माने होता है गमन करना, चलते रहना। प्रोपेगेशन माने क्या होता है? चलते रहना। तो इसको हम लोग कह सकते हैं गमन पद। आपको यह समझता है कि यह चलता रहेगा। ठीक है। अब देखिएगा इस पद में एक मुक्त मूलक के द्वारा, इस पद में एक मुक्त मूलक के द्वारा दूसरे मुक्त मूलक का, एक मुक्त मूलक के द्वारा दूसरे मुक्त मूलक का निर्माण होता है। एक मुक्त मूलक के द्वारा दूसरे मुक्त मूलक का निर्माण होता है। ठीक है। तीसरा है टर्मिनेशन स्टेप। टर्मिनेशन स्टेप, टर्मिनेशन माने होता है समाप्त होना, बंद होना। तो इसको हम लोग टर्मिनेशन को अंतिम पद कह सकते हैं। अंतिम पद, टर्मिनेशन स्टेप। ठीक है। टर्मिनेशन स्टेप 3 स्टेप होता है। ठीक है। लिखिएगा इस पद में दो मुक्त मूलक, इस पद में दो मुक्त मूलक आपस में मिलकर प्रतिफल बनाते हैं। इस पद में दो मुक्त मूलक आपस में मिलकर प्रतिफल बनाते हैं। प्रतिफल बनाते हैं। हो गया। तो जब भी मुक्त मूलक विस्थापन होगा, ठीक है, तो यह 3 स्टेप में होगा। ठीक है। अब आइए हम लोग एक एग्जाम्पल से इस बात को समझते हैं। और मैं आपको कहना चाहता हूं कि मैं जब शुरू करने जा रहा हूं तो कापी पेन लेकर आप भी शुरू कीजिए, साथ साथ बनाइएगा, साथ साथ। ये नहीं कि हम बना लिए तब आप उतार रहे हैं, मेरे साथ साथ, क्योंकि बहुत बात समझना है आप। अब जैसे मान ले लिखा हुआ है CH4 Cl2 और चला यहां लिख दिए हम सनलाइट। क्या लिख दिए हैं? सनलाइट। अब तुम बताओ ये तुमको क्या इशारा कर रहा है? या मान लो हम लिख दिए हैं यूवी रेज। तो यहां पर देखिए ये अल्केन है, अल्केन है। ठीक है। तो अल्केन की सक्रियता तो बहुत होती नहीं है। ठीक है। अब ये हमारा सनलाइट है, यूवी रेज है मान लीजिए, या ज्यादा ज्यादा क्या करेगा? हीट लिख देगा। तो हम इनको देखकर क्या समझ जाएंगे कि इनके चलते समबंधन विखंडन होने वाला है। और अल्केन के साथ है तो अल्केन ना जोगशील करता है और ना विलोपन करता है, तो अंतिम बच जाता है कि विस्थापन करेगा नहीं। तो अब यहाँ पर मुक्त मूलक विस्थापन होगा और वो कितने पद में होगा? 3 पद में होगा। ठीक है। तो नोट करते चलिए। पहला हमारे लिए है इनिशिएशन स्टेप। नोट कीजिएगा फटाफट विद्यार्थी जी। पहला हमारे लिए है इनिशिएशन स्टेप। इनिशिएशन स्टेप। अच्छा, इसमें हम लोग क्या लिखे हैं कि इस पद में मुक्त मूलक का क्या होता है? निर्माण होता है। तो अब देखिए यहाँ पर ये जो क्लोरीन है, क्लोरीन, दोनों के बीच में एक एक इलेक्ट्रॉन का क्या है? साझा है। तो यहाँ पर जो साझा है एक एक इलेक्ट्रॉन का समबंधन विखंडन होगा। तो एक ये लेकर जाएगा और एक यह, तो ये बना देगा क्लोरीन मुक्त मूलक। क्या बना देगा? क्लोरीन मुक्त मूलक बना दिया। फटाफट नोट भी करते रहिएगा मेरे साथ साथ। दूसरा है प्रोपेगेशन स्टेप। दूसरा हमारा है प्रोपेगेशन स्टेप। प्रोपेगेशन स्टेप। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग नोट कर लिए होइएगा। अब इसमें क्या कहे हैं कि एक मुक्त मूलक दूसरा मुक्त मूलक का निर्माण करता है। बहुत मजा आने वाला है इस रिएक्शन में, प्रोपेगेशन स्टेप में। आप भी इसका आनंद में मजा लीजिए।
ठीक है। अब जो लोग आए थे वो लोग आज आए हैं, तो बारिश होने के कारण कुछ बच्चे कम आए थे तो चले गए हैं। हम कहे चले जाओ घर पर बैठ कर इंतज़ार कर लो, लेकिन इंतज़ार नहीं किए हैं। लेकिन फिर भी आप चले गए हैं तो आप निराश मत होइए, क्योंकि ये वीडियो तो आपको मिल ही जा रहा है ना, तो इसको देखिए और आनंद उठाइए। अब ये देखिए प्रोपेगेशन स्टेप में यह हमारा मीथेन है, चला बहुत मजा आने वाला, बहुत। तुमको तो सोचा ही नहीं होगा कि इस तरह से रिएक्शन होगा और ऐसा सवाल सब बनेगा कि जिसका तुम उम्मीद नहीं किया होगा। अब देखिए यहाँ पर, अब ये हमारा मीथेन है और एक यहाँ क्लोरीन मुक्त मूलक है। तो हम जानते हैं कि एक मुक्त मूलक दूसरा मुक्त मूलक का निर्माण करता है, ठीक है। अब देखो ये जो क्लोरीन मुक्त मूलक है, तो यहाँ कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में भी इलेक्ट्रॉन का एक इलेक्ट्रॉन का साझा है। तो एक इलेक्ट्रॉन लेके कार्बन हाइड्रोजन चला जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन लेके कार्बन। देखिए यहाँ जो हाफ एरो बनाते हैं, तो हम बता चुके हैं कि समबंधन बंधन विखंडन को दिखाने के लिए हाफ एरो। तो देखिए हाइड्रोजन मुक्त मूलक का क्लोरीन मुक्त मूलक मिलकर बना देगा HCl, और यहाँ पर एक बन जाएगा मिथाइल मुक्त मूलक, और साथ में चला क्या बनेगा HCl। अब यह एक मुक्त मूलक है, तो जो कि जब रिएक्शन हम लोग कराए तो बहुत सारे ना मीथेन के अणु थे, बहुत सारे ना क्लोरीन के अणु है। तो यह क्लोरीन का एक अणु तो टूटा तो एक फ्री रेडिकल बनाया। अब एक मिथाइल जो फ्री रेडिकल है, मिथाइल फ्री रेडिकल, अब इसने फिर क्या किया, एक क्लोरीन को पकड़ा, क्योंकि एक मुक्त मूलक दूसरा मुक्त मूलक का निर्माण करता है। बात समझा कि नहीं समझा? यहाँ जो क्लोरीन मुक्त मूलक मिला वो मीथेन में तोड़ दिया। अब जो मिथाइल मुक्त मूलक है क्लोरीन मुक्त मूलक को तोड़ा, तो अब यहाँ पर एक समबंधन विखंडन हुआ चला। अब ये क्लोरीन मुक्त मूलक किसके साथ बॉन्ड बना लेगा, आई क्लोरीन मुक्त मूलक बच जाएगा। तो यह हो गया H, यह हो गया H, यह हो गया H, आई हो गया Cl, आई यह हो गया क्लोरीन मुक्त मूलक। अब तो ये तो देखा जा रहा है एक दूसरे को तोड़ा, दूसरा दूसरे को तोड़ा है। तो अब इसने तोड़ दिया। अब ये क्लोरीन बेचारा कहा कि तुमने हमको तोड़ दिया, मैं तुमको तोड़ दूंगा। कहा कि तुमने हमको तोड़ा, अब मैं फिर तुमको तोड़ूंगा, छोड़ूंगा कहाँ। अब देख यहाँ पर, तो जैसे यहाँ लग गया तो एक क्लोरीन मुक्त मूलक है, तो फिर यहाँ देखो हाइड्रोजन है, फिर यहाँ पर भी एक समबंधन विखंडन होगा। अब ये लेके जाएगा तो एक हाइड्रोजन मुक्त मूलक किससे मिल जाएगा, क्लोरीन से। तो क्लोरीन से मिल जाएगा तो यह हो गया H, ये हो गया H, ये हो गया Cl, और भैया ये निकल गया HCl, ठीक है। अब यह एक मुक्त मूलक बना, अब यह एक मुक्त मूलक बना। अब फिर क्या करेगा, चला फिर एक और क्लोरीन का अणु लेगा, फिर एक और क्लोरीन का अणु लेगा। देखो यहाँ फिर एक बेचारा और क्लोरीन के अणु को तोड़ेगा नहीं, तो अब यहाँ पर जो ये टूटेगा तो एक क्लोरीन यहाँ के लग जाएगा, एक क्लोरीन बच जाएगा। तो अब देखो यहाँ पर यह हो गया H, यह हो गया Cl, और यह हो गया H, ये क्लोरीन मुक्त मूलक। अब वो जो क्लोरीन मुक्त मूलक मिला फिर क्या करेगा, इनको तुमने हमको तोड़ा, मैं तुमको मैं तोड़ूंगा। तो अब यहाँ देखो ये Cl और यह H, तो मान लो इसको तोड़ दिया, यह क्लोरीन मुक्त मूलक। तो अब यहाँ से एक हाइड्रोजन मुक्त मूलक और क्लोरीन मिलकर HCl बना देगा। एक मुक्त मूलक यहाँ कार्बन का विषम इलेक्ट्रॉन Cl, ये हो गया मुक्त मूलक H, और यह H। और यह फिर क्या करेगा, चला बोल 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 हैं, तो फिर एक और एक क्लोरीन को तोड़ेगा। तब फिर हमारा एक यहाँ Cl आके लग जाएगा, माने इस कार्बन से कौगो Cl लग गया 3, और एक ही अब बच गया। अब फिर यह मुक्त मूलक क्या करेगा, यहाँ पर जो हाइड्रोजन है इनको भी तोड़ेगा। तब यहाँ पर Cl, और यह मुक्त मूलक, और यह हो गया HCl। फिर एक और, तो फिर अभी बाकी है ना यहाँ पर, तो अब यहाँ पर यह क्लोरीन तोड़ दिया, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये तोड़ा तो एक हो गया Cl,
और यह हो जाएगा क्लोरीन। अब तो कुछ बचा नहीं, तोड़ेंगे कौन चीज। अब जब ये इसको क्या कहते हैं, प्रोपेगेशन क्यों कर रहे हैं कि पूरा ही चलते रह रहा है, इसलिए नाम क्या है इसका, प्रोपेगेशन। अब देखो मीथेन से मिथाइल क्लोराइड, फिर हमारा डाई मिथाइल क्लोराइड, फिर हमारा ट्राई मिथाइल क्लोराइड, इसको क्लोरोफॉर्मिक कहते हैं। ये हो गया कार्बन टेट्राक्लोराइड या टेट्राक्लोरोमीथेन। तो अगर मीथेन का हम लोग कराएंगे तो ये बनेगा। लेकिन अब देखो, अब इसके बाद टर्मिनेशन स्टेप आता है। क्या आता है, तो टर्मिनेशन स्टेप में कहता है कि जितना भी मुक्त मूलक बना है सब आपस में मिल मिलकर नया प्रतिफल बनाता है। अब ये दो ठो मिलेगा बना देगा, दो क्लोरीन आपस में मिलकर बना देगा, ठीक है। ये टूटा है ना जी, तो ऐसा भी ये दो आपस में मिलकर बनाएगा, ये आपस में दो को मिलकर बनाएगा। यानी यहाँ पर जो हमारा फाइनल इन टर्मिनेशन स्टेप होता है ना, वहाँ बहुत प्रतिफल बनता है। क्या बनता है, बहुत प्रतिफल बनता है। अब एक बात मैं कहना चाहता हूँ, अगर ये लाइन तुमको समझ में आ जाएगा तो हम समझेंगे कि मेरा काम सफल होगा। इसीलिए कहता है कि अल्केन से अगर हमको क्लोरो अल्केन या हाइलो अल्केन बनाना है, अल्केन से हाइलो, तो मुक्त मूलक विस्थापन के द्वारा बनाने का प्रयास नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ एक से अधिक प्रतिफल बन रहा है। आप चाह रहे थे एक निकल के एच निकल के सीएल खाली वो लग जाए, लेकिन यहाँ तो मिथाइल क्लोराइड भी बना, यहाँ डाई मिथाइल क्लोराइड भी बना, डाई क्लोरोमिथाइल भी बना, मीथेन बना, सॉरी यहाँ पर क्लोरोमीथेन बना, यहाँ डाई क्लोरोमीथेन बना, ट्राई क्लोरोमीथेन बना, टेट्रा क्लोरोमीथेन बना, और उसके अलावा जो एंड में जो प्रोडक्ट बनने वाला वो भी बना। तो हम तो सोच के चले थे एक प्रतिफल बनाने के लिए, और यहाँ मुक्त मूलक विस्थापन के द्वारा एक से, अच्छा इसका एक और डैमेज थी क्या है, मैंने इसकी परेशानी क्या है, इन सबों का बॉइलिंग पॉइंट इतना आपस में क्लोज होता है कि सबको शुद्ध रूप से अलग अलग करना भी क्या है, कठिन है। नहीं, अगर यही सवाल पूछ दिया जाए कि अल्केन के हैलोजनन से हैलो अल्केन बनाना आसान नहीं है, क्यों? तो क्या कहेंगे कि जब अल्केन का हैलोजनन करेंगे तो वहां पर एक से अधिक प्रतिफल बनेगा, मुक्त मूलक विस्थापन के द्वारा एक से अधिक प्रतिफल बनेगा, जिनका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, बहुत नजदीक होता है, इसे उन्हें शुद्ध रूप से अलग नहीं किया जा सकता है। अब एक बात बताओ तुम लोगों से हम कहना चाहते हैं, ये जो सारी बातें हैं इसके बिना बताए हम कैसे कह सकते थे? अच्छा, अगर हम चाहते हैं, ध्यान देना कि अगर हम चाहते हैं मीथेन से केवल मिथाइल क्लोराइड बने, मीथेन से केवल, तो मिथाइल क्लोराइड ही केवल रुक जाएगा अगर आगे Cl2 नहीं भेटाएगा। अगर Cl2 आगे नहीं मिले तो रुक जाएगा यहीं पर। यानी अगर मिथाइल क्लोराइड बनाना है तो Cl2 के अमाउंट काफी कम लेंगे, काफी अगर कम हम ले लेंगे हाइलोजन, तो एगो मोनो हाइलो अल्केन लग सकता है, मोनो हाइलो अल्केन बनेगा। अगर हम ज्यादा लेंगे तो मोनो, डाई, ट्राई, पॉली हाइलो अल्केन बनेगा। अगर मान लो अल्केन की मात्रा अगर ज्यादा और हाइलोजन की मात्रा कम है तो हम उम्मीद कर सकते हैं केवल हमको बनेगा मोनो हाइलो अल्केन, ठीक है। लेकिन अगर हाइलोजन की मात्रा तुम क्या करोगे, बढ़ा दोगे, तो मोनो हाइलो अल्केन भी बनेगा, डाई हाइलो अल्केन भी बनेगा, और पॉली हाइलो अल्केन भी बनेगा, पॉली हाइलो अल्केन भी बनेगा। तो अगर मान लो हमको मीथेन से मिथाइल क्लोराइड बनाना है तो रिएक्शन लिखेंगे तो समझ जाएंगे कि हमको क्लोरीन जो लिए हैं काफी कम मात्रा में लिए हैं। क्या किए हैं, कम मात्रा में लिए हैं, तो ये वाला रिएक्शन नहीं हो रहा, केवल यहीं तक हो रहा है। तो इसे हाइलोजन कम लेंगे तब हमको मोनो हाइलो अल्केन मिलेगा, ठीक है। नोट किया, नोट कर लो सब। यहां पर हाइलो अल्केन, चूंकि हाइलो अल्केन बन रहा है तो हाइलो अल्केन के प्रिपरेशन में ये लिखा है एनसीईआरटी, ठीक है। क्या लिखा है समझिए, जिसको हम बहुत देर से आपको समझा रहे हैं। 4 लाइन गिन के, 1 2 3 3.5 लाइन में, 4 लाइन में कह के चला गया, 3 लाइन में यार।
कह रहा है कि अल्केनो के बहुत सारे अल्केन के मुक्त मूलक कोलोरिनन, कोलोरिन का लगना कोलोरिनन, ब्रोमीन का लगना ब्रोमिनन, अल्केन के मुक्त मूलक कोलोरिनन अथवा ब्रोमिनन में समवयी, अब मान लो ये सब आपस में समवयी तो है, समवयी मोनो तथा पॉलीहैलो अल्केन का जटिल मिश्रण प्राप्त होता है। मैंने बता रहे हैं, तुम समझो थोड़ा सा अर्जुन, इस बात को समझो, चाहे जितना भी लोग आप लोग देख रहे हैं समझ रहे होंगे कि ऑर्गेनिक पढ़ना आसान उतना ही है, उससे ज्यादा अगर कठिन भी है। अब यहां आसान लगेगा, एनसीईआरटी का एक लाइन जो करीब करीब हम लोग 1 घंटा से मेहनत कर रहे हैं, कह रहा है कि अल्केन के मुक्त मूलक कोलोरिनन अथवा ब्रोमिनन में समवयी मोनो तथा पॉलीहैलो अल्केन का जटिल मिश्रण प्राप्त होता है, जिसे शुद्ध यौगिकों में पृथक करना कठिन होता है। जिसे शुद्ध यौगिक में पृथक करना कठिन होता है। परिणाम तो इसमें भी एक यौगिक की लब्धि कम होती है। माने ऐसा नहीं एक ही यौगिक बनेगा, थोड़ा थोड़ा सब बनेगा, तो उसमें एक यौगिक का प्राप्ति क्या होगी, कम। अब आप बताइए कि 1 2 3 लाइन में लिखा है या 3 लाइन में लिख कर निकल गया है यार, मतलब 3 लाइन में कोई कम बात नहीं कहा है। माने यह नहीं कहता है गागर में सागर भर दिया है, लेकिन उतने भरने के लिए हमको एक सागर लाना होगा, सागर उठाकर लाना होगा तब ना गागर में भरेंगे। ये तो कह के निकल गए, टाटा बाय बाय कह दिए। तो तुम लोग को ये कभी लगता है विद्यार्थी सबको कि सर ऑर्गेनिक में बहुत टाइम लगता है, कुछ बच्चा सोचता है ऑर्गेनिक एक चैप्टर पढ़ा रहे हैं, लेकिन कल हम लोगों को दिखाएं कि हमारा एक चैप्टर नहीं चल रहा है, 4 चैप्टर हो गया है, लगभग 20-15% मेरा टॉपिक क्या है बाकी है, जिसमें एक ये बाकी था। ये हो गया ऑक्सीडेशन रिडक्शन, कुछ नेम रिएक्शन करा देगा, चैप्टर धुना जाएगा। तो हम सबको कल बताए भी हैं कि बिहार बोर्ड में हमारा अगर पुराने वाले पैटर्न पर भी परीक्षा हो तो 70 नंबर का जवाब देना है, तो कम से कम अगर आप ऑर्गेनिक केवल 3 में से एक केवल पार्ट कंप्लीट कर लेते हैं तो मैथ के जैसा आपको 100% 35 नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता है। इसीलिए ऑर्गेनिक को छोड़कर भागिए नहीं, स्किप नहीं कीजिए। ऑर्गेनिक वह बाप है जो आपको हमेशा बचाए रखेगा। इनऑर्गेनिक और फिजिकल में नहीं, वो भी आपका लिए साथ देगा, लेकिन जितना ऑर्गेनिक साथ दे सकता है उतना शायद नहीं देगा। लेकिन किसी किसी बच्चे का तो तीनों अच्छा होता है यार। उस 3 केवल केमिस्ट्री क्या कहें, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायोलॉजी, तब ना देखते हो नीट में 720 में से 720 आ रहा है, 360 300 में 300 आ रहा है। यार वो लोग कुछ अलग हैं, वो अलग नहीं है, क्योंकि अलग से वो काम करते हैं, अलग तरह से करते हैं, अलग तरह से सोचते हैं, इसलिए परिणाम भी क्या है उनका अलग है। हम लोग क्या है कि हम लोग सब मजा लेना चाहते हैं। तो मान लीजिए कि आप हर खाना है डिश से कहीं रखा हुआ है, अब बहुत तरह का वैरायटी है, सबका टेस्ट लेना चाहते हैं, थोड़ा थोड़ा ना खाइएगा। वो कोई आदमी एक एक खाना का डिश लेना चाहता है, वो भरपूर खाता है। तो विद्यार्थी लाइफ में आपको सबका नहीं करना है, भरपूर करना है। तो आप नोट कर लीजिए। हम उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा। क्या विद्यार्थी कोई दिक्कत? आप लोग बताइए, आप लोग कहिएगा समझ में आएगा तो हम समझ जाएंगे, जो वीडियो देख रहा है उनको भी समझ में क्या लग रहा है कि वीडियो जो देखेगा समझ में आ जाएगा उसको, ठीक है। अगर नहीं समझ में आए तो कमेंट भी करना नहीं भूलिएगा। अगर पहली बार चैनल पे आए हैं तो लाइक बटन भी दबा दीजिएगा। अब देखो विद्यार्थी, तो यहां पर जो रिएक्शन हुआ प्रोपेगेशन, 2 ही स्टेप हुआ। अब हमारा एक तीसरा क्या है, टर्मिनेशन स्टेप। तो देखो टर्मिनेशन स्टेप में क्या है, ठीक है। टर्मिनेशन स्टेप में जो तीसरा हमारा है टर्मिनेशन स्टेप, तो इसमें क्या होता है, जितना भी मुक्त मूलक मिलता बना रहता है, जैसे मान लो क्लोरीन 2 मुक्त मूलक आपस में मिलकर ये बना देगा Cl2। नहीं, मान लीजिए कि यह हमारा यह बना ना, ये वाला मिथाइल मुक्त मूलक ही वाला। अब देखो ये जो मिथाइल मुक्त मूलक मिला तब बनता है ये वाला, ठीक है, ये वाला
ये वाला, तो ये दोनों मिलकर बना दिया इथेन। और ऐसा भी हो सकता है कि ये दोनों मिलकर इथीन भी बना दें। अब देखो जैसे ये बना, तो वो लगता है ना कि कितना माने कितना बड़ा बवाल हो जाएगा। मुक्त मूलक रिएक्शन कराना तो कोई आदमी चाहता भी नहीं है, क्योंकि बहुत सारा प्रोडक्ट के बनने की संभावना रहती है, बहुत सारी प्रोडक्ट, ठीक है। इसीलिए मुक्त मूलक विस्थापन के द्वारा हैलोअल्केन बनाने का उपाय नहीं करते। हाँ, लेकिन अगर ये हम लोग करना है, नहीं एगो खाली एगो हाइड्रोजन लगाना है, तो वहाँ पर क्या समझते हैं क्या कि आप भी समझ गए होंगे कि सीमित मात्रा में हाइड्रोजन लेंगे तो फर्दर विस्थापन नहीं होगा ना। तो इसमें बहुत सारा प्रोडक्ट बनेगा, तो नोट कर लीजिए, लिखिएगा इस अभिक्रिया की मुख्य बातें, कुछ पॉइंट्स हैं, लिख लीजिएगा। हाँ, हेडिंग बना लीजिए, इस अभिक्रिया की मुख्य बातें। इस अभिक्रिया की मुख्य बातें। मुक्त मूलक विस्थापन के द्वारा, मुक्त मूलक विस्थापन के द्वारा अल्केन से हैलोअल्केन, अल्केन से हैलोअल्केन बनाना कठिन होता है, क्योंकि इस अभिक्रिया में एक से अधिक प्रतिफल के रूप में मोनोहाइलोअल्केन और पॉलीहाइलोअल्केन प्राप्त होता है। जिनका क्वथनांक लगभग समान होता है, जिनका क्वथनांक लगभग समान होता है, उन्हें शुद्ध रूप में अलग अलग करना कठिन होता है। हो गया। दूसरा पॉइंट, मोनोहाइलोअल्केन, इस अभिक्रिया से मोनोहाइलोअल्केन बनाने के लिए हाइड्रोजन की सीमित मात्रा ली जाती है। हाइड्रोजन की सीमित मात्रा ली जाती है। और यह बात हम इसलिए कह रहे हैं कि आगे मुक्त मूलक का निर्माण नहीं होगा, तो फिर डाईहाइलोअल्केन या पॉलीहाइलोअल्केन का निर्माण नहीं होगा। अब आओ सब चला, अगर हम मोनोहाइलोअल्केन बना रहे हैं, इसका मतलब है कि वहाँ हाइड्रोजन का किए हैं चला सीमित मात्रा में लिए हैं, ठीक है। अब जैसे मान लो विद्यार्थी कि यहाँ हम लिख दिए CH4 और चला यहाँ लिख दिए Cl2 और यहाँ लिख दिए H न्यू, तो ये क्या बना देगा CH3Cl और प्लस HCl, तो समझ जाओगे मुक्त मूलक विस्थापन हो रहा है।
और एगो प्रोडक्ट बन रहा है, मतलब हाइड्रोजन कम मात्रा में लिया गया है। ठीक है, तो मीथेन से मिथाइल क्लोराइड। अब देखो जैसे इथेन है यह, अब देखो यहां जो इथेन है, इथेन के पास ये भी कार्बन 1 डिग्री है और ये भी कार्बन 1 डिग्री है, माने यहां एक ही प्रकार का मुक्त मूलक बनना है, इसलिए एक सिंगल प्रोडक्ट बन जाएगा। जैसे H न्यू, तो ये हो गया चला CH3CH2Cl और प्लस HCl। लेकिन अब एक एग्जाम्पल देखो, थोड़ा मजा आएगा तुमको। यह है प्रोपेन। अच्छा, प्रोपेन में देखो कि यहां पर प्रोपेन में कहानी बदल सकता है, क्योंकि 1 डिग्री भी फ्री रेडिकल बनेगा और 2 डिग्री भी बनेगा। अगर मोनोहाइड्रोअल्केन बनाना है तो आपको दोनों बनाना होगा, 1 डिग्री वाला भी और 2 डिग्री वाला भी। ये बात सोचो क्यों? क्योंकि यहां पर दो तरह का कार्बन है, एक 1 डिग्री है और एक 2 डिग्री, ये भी 1 डिग्री है। अच्छा, यहां पर एक ही प्रकार के क्यों बना? चूंकि वहां एक ही प्रकार का कार्बन है। तो अब यहां पर जब प्रोपेन का कराएगा तो 2 प्रोडक्ट बनेगा, एक तो यह बन जाएगा N प्रोपाइल क्लोराइड और एक तो बन जाएगा आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। ठीक है, और यह हो जाएगा CH3HCl। दोनों जगह हुआ कि नहीं? अब ये बताओ कि यह हम तबे सोच सकते हैं जब मैकेनिज्म जानेंगे। अगर हम क्या करें कि इसका जो प्रोपेन है, इस प्रोपेन का, ठीक है, प्रोपेन का डाइक्लोरो प्रतिफल बनाएंगे, कोगो बनेगा। माने इसमें हम प्रोपेन में क्या करें, क्या बनाए? डाइक्लोरो प्रोपेन लगाना है। अगर डाइक्लोरो प्रोपेन, तब सोचो कोगो स्ट्रक्चर बनेगा। कितना कितना संभावना है कोगो आइसोमर बनेगा। तो हम क्या कर सकते हैं, एक बार दोनों क्लोरीन पहला पर लगा दें। तो देखिए यहां पर CH3 CH2 और यहां पर CHCl C। एक हम मान लो 1 पर लगाए हैं तो एक 2 पर लगाएंगे, तो यह हो जाएगा 1,2 डाइक्लोरोप्रोपेन। एक 1 पर लगाए हैं, 2 पर लगाए हैं तो एक 3 पर लगा सकते हैं। तो अब यह हो जाएगा CH2Cl CH2CH2Cl। और एक और बन सकता है कि दोनों क्लोरीन 2 पर लगा दिया जाए। यानी अगर आपसे कोई कहे कि प्रोपेन में अगर 2 क्लोरीन लगाया जाए, डाइक्लोरो ग्रुप लगाया जाए, तो कितने स्ट्रक्चर संभव हैं? 1 2 3 4। ये एनसीईआरटी में सवाल अभी दिखा रहे हैं आपको, ये आपको दिखा रहे हैं 4 सवाल है। ठीक है, आइए। अगर मान लो चला विद्यार्थी, देखो यहां पर एक और मजा आने वाला है। अब जैसे देख लो ये C4H10 और यहां पर Cl2। अब देखिए यहां पर C4H10 Cl2 का रिएक्शन कराएं। ठीक है, अब इसमें कहता है कि C4H10, तो DU तो हमारा 0 है क्योंकि अल्केन का फॉर्मूला है। तो C4H10 में तुम्हारा कोगो प्रोडक्ट स्ट्रक्चर बन सकता है। एक तो N ब्यूटेन बन जाएगा, एक क्या बनेगा N ब्यूटेन, और चला एक बनेगा आइसोब्यूटेन। ठीक है, अब मान लो कि अगर इसका तुम करा दिया तो एक पर लगेगा, एक 2 पर लगेगा, तो एक 1 क्लोरोब्यूटेन और 2 क्लोरोब्यूटेन। तो ये हो जाएगा CH3 CH2 CH2 CH2Cl और एक हो जाएगा CH3 CH2 CHCl CH3। ठीक है, तो एक तो ये N ब्यूटेन का बना। अब देखो एक आइसोब्यूटेन में एक 1 पर लगेगा और एक 2 पर लगेगा, एक पर और एक 2 पर। तो अब यहां पर जब Cl2 कराएगा, ठीक है, तो अब यहां देखो एक हो गया CH3 CH CH3 CH2 Cl और एक हो जाएगा CH3 CH3 Cl CH3 प्लस HCl। तो अगर हम तुमसे पूछें कि C4H10 का क्लोरीन करेंगे तो कितना प्रतिफल बनेगा, कितना बन सकता है? तो 1 2 3 4। और ऐसा सवाल हमारे एनसीईआरटी में है, तो हम आपको पहले क्वेश्चन से मुलाकात कराते हैं ताकि आपका दिल गदगद हो जाए। ठीक है,
तो एक तो सवाल ये दिया है पाठनीति प्रश्न 10.3 कि प्रोपेन के विभिन्न डाई हाइलोजन व्युत्पन्नों की संरचना लिखिए। प्रोपेन के विभिन्न डाई हाइलोजन, डाइक्लोरोप्रोपेन, डाई हाइलोजन का संरचना भी लिख ले तो ये लिखना हो। 3 गो 4 गो, हाँ 4 गो, 1 2 3 4, ठीक है, ये लिखना होगा। ठीक, और ठीक है, अगर ब्यूटेन का तो इसका भी 4 होगा। कब होगा? 4 होगा ना, 4 गो। ठीक है, नोट कीजिए। अब सोचो कि अगर इस सब सवाल को हमको बताना है और तुमको समझा देना है तो जितना भी मैकेनिज्म तुम लोग पढ़ा है इसके बिना संभव है क्या? बोले संभव नहीं है। इसीलिए आप इसको क्या कीजिएगा, भगा कर नहीं देखिएगा, आराम से इसको देखिएगा वीडियो को। बहुत सारा सवाल आपका बनने वाला है, कुछ क्वेश्चन मैं आपको और बनाने वाला हूं, इसको आराम से उतारिए। सब यहाँ पर ये जो सवाल है एनसीईआरटी पाठनीति प्रश्न 10.4 है, चैप्टर फर्स्ट का है 12 का। अब कहता है कि C5H10 अणु सूत्र वाले समवयी, माने C5H10 है तो इनका अणु सूत्र समान है, इसके समवयी बनेंगे है C5H12, नहीं C5H12 ये अल्केन का सूत्र है। तो अल्केन है तो DU का मान 0 हो जाएगा, यानी यहां पर ना डबल बॉन्ड है ना रिंग है, तो इनके 5 कार्बन का है तो इनके समवयी होंगे। तो कहता है कि समवयी को पहचानना है कि कौन से समवयी हैं जो केवल एक ठो मोनो हाइलो अल्केन देंगे। ध्यान दीजिएगा, C5H12 के जो समवयी हैं, ठीक है, उसमें कौन सा समवयी है जो मोनो हाइलो अल्केन देगा, माने एक ठो हाइलो अल्केन लगेगा। कौन सा समवयी है जो 3 देगा और कौन सा समवयी है जो 4 देगा। ठीक है, अब देखो तो हमको C5H10 का अगर हम C5H12 का समवयी बनाएं तो इसमें पहला एक क्या बनेगा, इसमें एक 5 कार्बन की सीधी बन जाएगी, 5 कार्बन का एक सीधी, और एक मान लो एक तो हो गया एन पेंटेन, एक हो जाएगा आइसोपेंटेन क्या, और चला एक हो जाएगा नियोपेंटेन। मतलब यह 3 तरह का समवयी ये बनाएगा, यह 3 तरह का समवयी बनाएगा। अब इस 3 समवयी में पहचानना है कौन समवयी केवल एक प्रोडक्ट देगा पहला के लिए। तो जरा बताओ, इसमें तो एक नहीं मिलेगा, इसमें तो 1 डिग्री है, 2 डिग्री है, और 2 डिग्री भी 2 जगह है, तो यहाँ पर एक बार यहाँ लगेगा, एक बार यहाँ लगेगा, एक बार यहाँ लगेगा, यहाँ तो 3 गो बनेगा। और इसमें एक बार 1 पर लगेगा, एक बार 2 पर, एक बार 3 पर, एक बार 4 पर, 4 इसका बनेगा। और इसमें देखिए यहाँ तो केवल जो हाइड्रोजन है ये 1 डिग्री 1 डिग्री 1 डिग्री 1 डिग्री, मतलब यहाँ पर एक ही डिग्री का हाइड्रोजन है तो एक ही डिग्री बनेगा। यानी अगर हम लोग इसमें कहें तो देखो ये जब बना लिए तो आसान हो गया, यानी नियोपेंटेन का अगर कोलोरेन कराएंगे तो केवल एक ही प्रोडक्ट बनेगा नियोपेंटेन का। माने वही कहता है कि उस समवयी को पहचानिए जिससे केवल एक प्रोडक्ट बनेगा। तो ये हमारा क्या है, नियोपेंटेन। तो ये बना देगा केवल नियोपेंटाइल क्लोराइड और HCl। तो एक तो पहला का कौन सा हो जाएगा आंसर, नियोपेंटेन। ये हमारा क्या हो जाएगा, नियोपेंटेन। पहला का जो समवयी है जिसका एक प्रोडक्ट बन रहा है वो क्या है, नियोपेंटेन। अच्छा, दूसरा क्या है, तो 3 समवयी तो एन पेंटेन में बन रहा है। एक बार 1 पर, 2 पर, 3 पर, 1 क्लोरोपेंटेन, 2 क्लोरोपेंटेन, 3 क्लोरोपेंटेन नहीं। तो अब यहाँ पर दूसरा का जो हमारा हो जाएगा वह हो जाएगा एन पेंटेन। क्या हो जाएगा, एन पेंटेन। तो इसमें
3 गो कैसे बनेगा चला, कोई लड़का पूछेगा 3 गो क्यों, तो एक पर 1 पर लगेगा तो 1 क्लोरोपेंटेन आए, एक पर लग जाएगा 1 क्लोरोपेंटेन और यह हो जाएगा CH3 CH2 CH2 CHCl CH3। अब यह हो जाएगा 2 क्लोरोपेंटेन, एक तीसरा कहाँ पे चल जाएगा, तीसरा हो जाएगा 3 पर, तो 3 क्लोरोपेंटेन, यानी N पेंटेन जो C5H10 का जो समवायी है N पेंटेन, ठीक है, उसका अगर हम कराते हैं तो 3 गो प्रोडक्ट बन सकता है। तो 3 समवायी मोनोहाइल एल्केन बनाने वाला कौन है, N पेंटेन। ये हमारा क्या है, N पेंटेन, N पेंटेन होगा। अब मान लो कहता है 4 समवायी, तो आइसोपेंटेन का हो जाएगा। तो आइसोपेंटेन में क्या होगा चला, आइसोपेंटेन में क्या होगा, अब आइसोपेंटेन में जब कराओगे चला तो एक बार यहां पर, तो यह हो जाएगा 1 क्लोरो 3 मिथाइल ब्यूटेन, एक पर 2 पर 2 क्लोरो 3 मिथाइल ब्यूटेन, ठीक है भाई, एक बार 3 पर, तो इधर से हो जाएगा 2 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेन, फिर एक बार यहां पर 1 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेन, यहां पर लगाया तो 1 क्लोरो 3 मिथाइल होगा, लेकिन यहां पर लगाएगा 1 क्लोरो 2 मिथाइल, तो 4 गो प्रोडक्ट बनेगा कि नहीं। तो कहां कहां पर लगा देना, एक यहां, एक यहां, एक यहां और एक यहां, तो 4 प्रतिफल बना देना। तो यही बता रहा कि 4 समवायी मोनोहाइल एल्केन प्राप्त होगा, लिखा जाएगा आप लोगों से। तो इसको एक बार यहां लगा देना है, एक बार यहां, एक बार यहां, एक बार यहां। अब सोच लो इस सवाल, मान लो ये सोच लो सवाल, कल हो कि तुम सवाल लेकर आते, अगर हम समवायी नहीं पढ़ाए थे, समवायता नहीं पढ़ाए थे, तो ये सब बातें नहीं चर्चा होता। ठीक है, तो नोट करो, का भरने वाला क्वेश्चन है। चला अब देखो, Br2 हीट अल्ट्रा वायलेट रेज है यार, तो हम जान गए हैं फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन है, और बेंजीन है तो सब्स्टिट्यूशन बेंजाइलिक कार्बन पर होगा, तो जो बेंजीन से सटा हुआ है इस पर होगा, एक हाइड्रोजन निकल जाएगा, Br लग जाएगा। अच्छा, और लोग नहीं जानता तो यहां पे लगाए। अच्छा यहां देखो, ये डबल बॉन्ड है, तेलाइली किया है, या तो ऊपर या नीचे, प्रोडक्ट बन जाएगा। तो अब मान लो यहां पर Br लिखे, तो सोचो कि थोड़ा सा जान लेने से बड़ा काम हो जा रहा है, तो थोड़ा जानने में कठिनाई क्या है। इसलिए विद्यार्थी, अगर आपका ऑर्गेनिक कमजोर है तो 21 तारीख से, वेडनेसडे 21 हो रहा है ना, 21 तारीख से रात 8 से 9 हम लोग अपने ऐप पर और केमिस्ट्री का एक क्लास ऑर्गेनाइज किए हैं, जिसमें ऑर्गेनिक को समझना ही नहीं है, ऑर्गेनिक को गले लगाना है। ऑर्गेनिक आपको गले लगाएगा, आप ऑर्गेनिक का गले लगाएंगे, और वहाँ पर कैटलिस्ट का काम हम करेंगे, दोनों को आपस में क्या करेंगे, मिला देंगे, जिसके कारण बोर्ड में तो आप 100% स्कोर करने जा ही रहे हैं, और मेरे कोर्स को ज्वाइन कर लेते हैं तो, और कंपटीशन में भी आपका जेई मेन हो या नीट हो, सवाल आप बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए कोर्स को परचेज कीजिए, ऐप प्ले स्टोर से भिकोजा केमिस्ट्री इंस्टीट्यूट ऐप डाउनलोड कर लीजिए। कुछ डिटेल्स है तो ऑफिस के नंबर पर बात कर पूरा इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। ठीक है, और हम उम्मीद करते हैं कि क्लास आपको अच्छा लगा होगा, तो कमेंट जरूर करेंगे। अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो सब्सक्राइब भी करेंगे और शेयर भी कीजिए। धन्यवाद।